नमस्कार। जम्मू कश्मीर नाउ के फेसबुक पेज पर आप सबका स्वागत है। आज मैं इस पेज पर थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर का जो अवदान है भारत के एक क्षेत्र के रूप में संपूर्ण भारत को, और न केवल संपूर्ण भारत को बल्कि पूरी दुनिया को, उस पर चर्चा करने के लिए आपके बीच हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि हम जम्मू कश्मीर को थोड़ा सामान्य रूप से जो नैरेटिव है उस नैरेटिव से अलग हट करके देखें। कहीं कहीं मैं जम्मू कश्मीर के स्थान पर केवल कश्मीर भी कहूँगा, कहीं कहीं कश्मीर मंडल कहूँगा, कहीं कहीं इसे सप्त सिंधु क्षेत्र कहूँगा। दूसरा कि जब मैं अवदान की चर्चा करना चाहता हूँ तो यह केवल सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य नहीं है, अपितु संस्कृति, सभ्यता, राजनीति, इतिहास, भारत की कृषि, भारत की चिकित्सा प्रणाली, इन सभी क्षेत्रों में विज्ञान, तकनीक, यानी संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा जिसको हम कहते हैं, उस भारतीय ज्ञान परंपरा को जो जम्मू कश्मीर का योगदान है, अवदान है, जिन वैशिष्ट्यों के आधार पर जम्मू कश्मीर भारत के अनादि इतिहास से लेकर के आज तक भारत के मुखमंडल, भारत माँ के शीर्ष के रूप में जाना जाता रहा है, उसकी चर्चा करने की कोशिश करूंगा। यद्यपि 35 कैपिटल ए और 370 के अलगाववादी उपबंधों के निरसन के बाद आज जम्मू कश्मीर एकीकरण के प्रश्न से बाहर आ गया है। यह प्रश्न कृत्रिम था। इस कृत्रिम प्रश्न को बनाए रखने के लिए विविध प्रकार के आख्यानों को रचा गया, अलग अलग तरह से नैरेटिव सेट किया गया, और एक तरह भारत एवं जम्मू कश्मीर, भारत और जम्मू कश्मीर, भारत को तथा जम्मू कश्मीर, इस रूप में समझने की कोशिश की गई। जबकि ये आख्यान जब गढ़े जा रहे थे, उसी समय इन आख्यानों की गढ़े जाने के समय ही जम्मू कश्मीर के अपने संविधान ने उस काल में जो बना था 56 में, उस संविधान में ही जम्मू कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग स्वीकार किया था। और यह जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था कि भारत संघ का अविभाज्य, पूर्णतः एकाकारित, सम्मिलित राज्य जम्मू कश्मीर है। लेकिन उसके बाद भी कुछ निहित स्वार्थों के कारण से इस देश में 70 वर्ष, 72 वर्ष लगातार जम्मू कश्मीर को एक प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया गया। वस्तुतः जम्मू कश्मीर को प्रश्न के आलोक में जब हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर इज नॉट अ क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट जम्मू कश्मीर इज ऑलवेज द आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड विद द कल्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, the cultural continuity of the India, the cultural excellence of the India, भारत की सांस्कृतिक निरंतरता, भारत की सांस्कृतिक एकता और भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता का कोई एक महनीय भूखंड भारत भूमि में है तो वह जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर और भारत, इस प्रकार का नैरेटिव सेट करने वाले लोग
1846 के बाद के जम्मू कश्मीर को जानने की कोशिश करते हैं। द ग्रेट एंग्लो सिख वार के नाम से जिस युद्ध को जाना जाता है, उस युद्ध में महाराजा रणजीत सिंह की पराजय के फलस्वरूप एक संधि हुई थी, जिस संधि में युद्ध के खर्चों को देकर के महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र को, जो बहुत बड़ा क्षेत्र था, जम्मू था उसमें, कश्मीर था उसमें, लद्दाख का हिस्सा था, गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा था, इन सब को एक राज्य के रूप में अंग्रेजों से प्राप्त किया था। और भारतीय इतिहास के आख्यानकार जो कहानियों से जम्मू कश्मीर को समझने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने उसके बाद के जम्मू कश्मीर के बारे में ही चर्चा की। दूसरा कि जम्मू कश्मीर के बारे में एक चर्चा और भी रही है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जम्मू कश्मीर की उपस्थिति नहीं है। वो महाराजा प्रताप सिंह का कालखंड हो या महाराजा हरि सिंह का कालखंड हो, जम्मू कश्मीर में भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन का वह स्वरूप नहीं दिखाई देता है। यदि वह भारत का हिस्सा होता तो 1930 के बाद जिस प्रकार से अखिल भारतीय आंदोलन भारत में शुरू हुआ था, वैसा आंदोलन जम्मू कश्मीर में भी दिखाई देता। वस्तुतः जम्मू कश्मीर उस प्रकार से कभी भी ब्रितानी हुकूमत का शासित प्रदेश नहीं रहा है जिस प्रकार से अवध की रियासत रही है, जिस प्रकार से हैदराबाद की रियासत रही है, जिस प्रकार से अन्य रियासतें जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त ब्रितानी हुकूमत के हिस्से थे, उस ढंग से वह ब्रितानी हुकूमत का हिस्सा नहीं था। ब्रितानी हुकूमत के अधीन एक ऑटोनॉमस स्टेट के रूप में उसकी स्थिति तब भी बनी रही, जिसको समझना हो तो गिलगिट एजेंसी के ध्वजारोहण के द्वारा समझा जा सकता है, जहां पर ग्रेट ब्रिटेन के ध्वज के साथ ही जम्मू कश्मीर का ध्वज भी फहराया जाता था। गिलगिट एजेंसी में ब्रितानी हुकूमत को सैनिक पोस्ट करने के लिए जो जम्मू कश्मीर ने अनुमति प्रदान की थी, उस अनुमति में यह भी शर्त थी कि दोनों के ध्वज फहराए जाएंगे। महाराजा हरि सिंह जैसे व्यक्तित्व का विचार भी इस समय करना पड़ेगा जब जम्मू कश्मीर का विचार करते हैं, जो वायसराय के निर्देशों की अवहेलना करके अपने निर्णय करने के लिए स्वतंत्र था। इसलिए जम्मू कश्मीर बहुत सारी चीज़ों का उपयोग और बहुत सारे ऐसे प्रयोग कर रहा था जो पूरे भारत में नहीं थे। एक स्वतंत्र राज्य में जिस ढंग के कार्य किए जाने चाहिए वो सारे कार्य हो रहे थे। अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम लागू करना हो, एग्रीकल्चर की व्यवस्था करनी हो, कृषि व्यवस्थाएं करनी हो, ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर भारत में स्वतंत्रता के पूर्व ही इनको लागू करने वाले राज्य के रूप में था। और ये इसीलिए संभव था कि वह जम्मू कश्मीर जो ब्रिटिश कॉलोनी या ब्रिटिश इंडिया थी, उसका अविभाज्य भाग नहीं था। और उस जम्मू कश्मीर के राजा ने बिना शर्त स्वेच्छया भारत संघ में अपना संविलयन स्वीकार किया था, जिसको भारत की राजनीति के अंतर्गत और डिबेटेबल क्वेश्चन के रूप में, एक विवादित प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करने की, प्रतिस्थापित करने की कोशिश की गई थी। यह सिर्फ इसलिए हुआ कि जम्मू कश्मीर के वास्तविक सांस्कृतिक इतिहास से ठीक ढंग से परिचय नहीं हुआ। जब इतिहास छूट जाता है, इतिहास ओझल हो जाता है, इतिहास अंधेरे में चला जाता है, तो वर्तमान के संबंध में भी कठिनाई होती है। आज के भारतीय मानस से पूछा जाए जम्मू कश्मीर क्या है, तो कहेगा वह धरती पर स्वर्ग है तो जम्मू कश्मीर है। क्यों है? इस नाते कि नूरजहां ने कहा था, गर फिरदौस बरुन्ना ज़मीअस्त हमीअस्त हमीअस्त हमीअस्त। तो क्या जम्मू कश्मीर 15वीं शताब्दी में शुरू होता है?
क्या जम्मू कश्मीर 1339 में शाह मीर साम्राज्य की स्थापना के साथ शुरू होता है? क्या जम्मू कश्मीर कारवां आता गया, हिंदुस्तान बसा गया की अवधारणा पर विकसित हुआ है? यह सच है कि जम्मू कश्मीर की अवस्थिति संपूर्ण एशिया में मध्यमान के रूप में थी, संपूर्ण एशिया के शीर्ष के रूप में थी। जम्मू कश्मीर जियो पॉलिटिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली वह बिंदु है जहां पर खड़े होकर के संपूर्ण दुनिया पर नियंत्रण, विशेषतः एशिया महाद्वीप पर और यूरोप की ओर जाने वाले रास्तों पर नियंत्रण किया जा सकता है। यही कारण भी रहा कि लंबे समय तक जम्मू कश्मीर को विवाद का विषय भी बनाया गया। जम्मू कश्मीर के बारे में हमारी अवधारणा यह है कि यह इस्लाम के आने के साथ ही पूरी दुनिया के केंद्र में आया। लेकिन भारत का इतिहास ऐसा नहीं कहता है। भारत का इतिहास इससे उलट बात कहता है। यदि भारतीय संस्कृति महान है, यदि क्यों है, इसको पूरी दुनिया स्वीकार करती है। इतिहास का एक कालखंड रहा है जब भारत विश्वगुरु रहा है। तो भारत जब विश्वगुरु था तो उसमें सर्वाधिक विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठित होने का जो अवदान था, योगदान था, वो जम्मू कश्मीर का था। कश्मीर इस शब्द की उत्पत्ति एक पौराणिक आख्यान के अनुसार, अब पौराणिक आख्यान गल्प नहीं होते हैं, मिथ नहीं होते हैं। पौराणिक आख्यान वह होते हैं जिसमें इतिहास में सोद्देश्य कथा का मिश्रण होता है। तो उस पौराणिक आख्यान के अनुसार महर्षि कश्यप की भूमि है। भारतीय परंपरा में यह मान्यता है, स्पष्ट मान्यता है कि कश्यप सबके पिता हैं। मनुष्यों के पिता हैं, पशुओं के भी पिता हैं, देवताओं के पिता हैं तो दैत्यों के भी पिता हैं, समस्त प्रजापतियों के पिता हैं। उन कश्यप ऋषि का आश्रम जिस भूमि पर था वही कश्मीर है। अब इसको दूसरा कोई कह सकता है कि इसका प्रमाण क्या है? तो जिसको इतिहास फादर ऑफ हिस्ट्री के रूप में जिस हेरोडोटस की मान्यताएं हैं, वो हेरोडोटस भी कश्मीर की कॉस्पिरोज की चर्चा करता है। ये कश्यप से ही बना हुआ शब्द है। कॉस्पिरोजे की चर्चा का तात्पर्य है कि कॉस्पिरोजे नाम का कोई स्थान था तो किसके नाम पर होगा, और अगर नीलमत पुराण कहता है कश्यप की धरती थी तो इसको अस्वीकार करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि किंतु इसको जब स्वीकार करते हैं तो यह स्वीकार करना पड़ता है कि भारत भूमि में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो जन फैला हुआ है उसकी मूल भूमि कश्मीर होती है। फिर कश्मीर के संविलियन के जो प्रश्न खड़े किए गए थे वो प्रश्न न खड़े होते। तो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की अनादि ज्ञान परंपरा, इसकी स्रोत भूमि कोई है तो वह स्रोत भूमि कश्मीर है। नीलमत पुराण एक और बात कहता है कि यह धरती जो है एक झील से, जल से उत्पन्न हुई धरती है। तो ये झील से उत्पन्न हुई धरती कौन सी है? तो ये घाटी है जो जल से उत्पन्न हुई है। ये कश्मीर घाटी है जो जल से उत्पन्न हुई है। एक और उदाहरण के साथ बात कहना चाहूँगा कि कालिदास का समय पहली शताब्दी माना जाए, दूसरी शताब्दी माना जाए, 7वीं शताब्दी माना जाए, 8वीं शताब्दी माना जाए, 4थी शताब्दी माना जाए, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन ये बहस स्पष्ट है कि कालिदास 1339 के तो पहले हुए। यदि कालिदास उसके पूर्व हुए हैं तो कालिदास अभिज्ञान शाकुंतल में नाटक लिखते हुए यह कल्पना करते हैं, यह आख्यान लिखते हैं कि स्वर्ग से इंद्र का रथ लेकर के मातिल, दुष्यंत को लेकर के मातिल
देवासुर संग्राम के बाद कश्यप के आश्रम में उतरा था और वो कश्यप का आश्रम कहां था? तो प्रकृति के सबसे सुंदर स्थान पर था। भारतीय संदर्भों में स्वाभाविक तौर है कश्मीर के क्षेत्र को अगर 14वीं 15वीं शताब्दी में फिरदौस ज़मी कहा जा रहा है तो उसके पूर्व भी इसे स्वर्ग से संवाद के स्थान और स्वर्ग के समान स्थान के रूप में मान्यता है। कश्यप की अवधारणा को, कश्यप ऋषि की मान्यताओं को अगर स्वीकार करते हैं, और न स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि हेरोडोटस भी कहता है। अब हेरोडोटस कहता है तो हेरोडोटस अन्य मामलों में इतिहास में प्रमाण होगा और कश्यप से जुड़े हुए कश्मीर की चर्चा में अप्रमाण होगा। इसको कोई स्वीकार करेगा क्या? क्यों स्वीकार किया जाना चाहिए? तो कश्मीर इस दृष्टि से मानव जाति के इतिहास में सभ्यता और संस्कृति की जब से पहचान बनती है तब से वह भूमि भारत की ये अत्यंत महत्वपूर्ण भूमि है। एक तो मैं चर्चा ये करना चाहता था। दूसरा, कुछ चीज़ों को लेकर के भारतीय संस्कृति की जो श्रेष्ठता की बात की जाती है उनमें एक एक की चर्चा करूंगा। सबसे पहले संस्कृत भाषा और संस्कृत वांग्मय को लेकर के चर्चा होती है। संस्कृत भाषा और संस्कृत वांग्मय को लेकर के जब हम चर्चा करें और साहित्य के क्षेत्र में विचार करें, श्रेष्ठतम साहित्य की धरती पर समस्त साहित्य शास्त्रियों का अगर विचार करें तो भामह, भट्ट, लोलट, शंकुक से लेकर के अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट, कैयट, रुद्रट, ये सभी साहित्य के काव्य शास्त्र के जो महनीय महान विद्वान हैं ये कश्मीर से आते हैं। भारत के साहित्य शास्त्रियों की, श्रेष्ठतम साहित्य शास्त्रियों की अगर सार्वकालिक सूची बनाई जाए, आज तक के साहित्य शास्त्रियों की सूची बनाई जाए, सभी संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाओं के सर्वश्रेष्ठ साहित्य शास्त्रियों की सूची बनाई जाए तो 100 की सूची अगर बनानी हो तो प्रथम 20 पर उन्हीं साहित्य शास्त्रियों का नाम आता है जो कश्मीर से जुड़े हुए हैं, जिनकी मातृभूमि कश्मीर है। हम इस अवसर पर राजशेखर और क्षेमेंद्र को भी नहीं भूलेंगे क्योंकि इनकी भी प्रेरणा भूमि कश्मीर ही है। अपनी काव्य मीमांसा में राजशेखर जिस प्रकार के कश्मीर और कश्मीर की काव्य स्त्री के सौंदर्य की चर्चा करते हैं उससे पता चलता है कि साहित्य के क्षेत्र में कश्मीर की अवस्थिति क्या थी, महत्व क्या था। तो काव्य और साहित्य के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान की भूमि का नाम कश्मीर है। कश्यप की भूमि है, नील ऋषि की भूमि है। अब कश्यप की भूमि है तो स्वाभाविक तौर पर वेद मंत्रों के दर्शन की भूमि है, ब्रह्मा के प्रथम पुत्र की भूमि यानी सृष्टि के प्रारंभ की भूमि है। अब कश्मीर को अगर दरकिनार कर देते हैं तभी आर्यन इन्वेजन थ्योरी के लिए कोई जगह बचती है। यदि कश्मीर के इतिहास को भारत के इतिहास के साथ साथ देखा गया होता तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत के लिए कोई जगह नहीं बचती है, क्योंकि तो मानव जाति के इतिहास के प्रारंभ के साथ कश्मीर पूरी दुनिया में मनुष्य के वहां से जाने का इतिहास बनाता है। अब सिंधु न होती तो हिंदू न होता, सिंधु न होती तो हिंदुस्तान न होता। इस सिंधु नदी की उद्गम भूमि कौन है? तो कश्मीर मंडल है।
सरस्वती की उद्भव हुई, देव नदी सरस्वती, आर्य सभ्यता के मूल केंद्र सरस्वती, जिसके नाते सारस्वत सभ्यता के रूप में जाना जाता था, जिसका जल अमृत के रूप में स्वीकार किया गया, उस देव नदी सरस्वती की भूमि कश्मीर। कश्मीर को भारत से अलग करने पर इन सबका अलगाव होता है और भारतीय इतिहास कहीं मध्यकाल में आकर के खड़ा होता है। मध्यकाल में खड़ा करने की कोशिश का नाम है। तो एक तरफ साहित्य की दृष्टि से, अब खुद इतिहास लेखन की दृष्टि से विचार करें तो यह भारतीयों पर जो एक चार्ज है कि भारतीयों को इतिहास लिखना नहीं आता है, भारतीयों को काल का बोध नहीं आता है। लेकिन अगर राजतरंगिणी की बात करेंगे तो ये कट जाता है। राजतरंगिणी अपने पूर्ववर्ती 10-12 इतिहास ग्रंथों की चर्चा करता है। राजतरंगिणी कार कहता है कि मैंने इतिहास के इन ग्रंथों को पढ़ रखा है। यानी राजतरंगिणी को इतिहास ग्रंथ मानने पर, राजतरंगिणी की स्वीकृति मानने पर इतिहास लेखन की एक व्यापक परंपरा वहां दिखाई देती है। अब कोई कहे कि भाई राजतरंगिणी तो कथा है, आख्यान है, उसको इतिहास कैसे कहा जाएगा? तो इतिहास स्रोतों के आधार पर निर्मित होता। आज भी इतिहास के स्रोत क्या हैं? तो इतिहास के स्वाभाविक स्रोत होते हैं। पुरातात्विक अभिलेख होता है, पुरातात्विक साक्ष्य होता है, साहित्यिक साक्ष्य होता है, जनश्रुति होती है और राजाओं के रिकॉर्ड्स होते हैं। लगातार भिन्न भिन्न कालखंडों में लिखे गई बहुत सारी अन्य सामग्रियां। राजतरंगिणीकार इन सब की चर्चा करता है। वो कहता है मैंने स्थापत्य और पुरातत्व के सभी प्रतिमानों, सिद्धांतों और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया है। मैंने राज दरबारों के अभिलेखों का अध्ययन किया है। मैंने लोक में प्रचलित कथाओं का अवगाहन किया है। मैंने उपलब्ध समस्त साहित्य का अध्ययन किया है और इन सबको करने के बाद अपनी युक्ति मेधा के द्वारा मैं राजाओं की यह तरंग लिख रहा हूं। एक संपूर्ण वैज्ञानिक इतिहास सिद्धांत की निर्मिति, जो भारतीयों पर सबसे बड़ा आरोप होता है कि भारतीयों को इतिहास लिखना नहीं आता है, वह कश्मीर से ही प्रारंभ होता है। और राजतरंगिणी कल्लड़ से शुरू होती है। कल्लड़ उसके पहले 10 ग्रंथों की बात करता है और कल्लड़ के बाद भी राजतरंगिणी 2 और राजतरंगिणी 3 दिखाई देता है। हम इसकी भी बात छोड़ दें। एक और चक्र चलता है भारतीय अवदान को, कश्मीर के अवदान को विचार करना हो तो 200 वर्षों के अपने गुलामी के दौर में ब्रिटिशर्स ने एक नैरेटिव गढ़ा कि यह भारत तो एक नहीं था, अलग अलग राज्य थे, अलग अलग टुकड़े थे, एक साम्राज्य कभी नहीं रहा, एक रूल के अधीन, एक राजा के अधीन, एक प्रकार की विधि व्यवस्था के अधीन। ये कभी नहीं रहा है। ये भी तभी बनता है जब कश्मीर को अलग कर देते हैं, क्योंकि कश्मीर में कारकोटक साम्राज्य दिखाई देता, कारकोटक डायनेस्टी दिखाई देती है। 300 वर्षों तक कश्मीर में राज्य करने वाली कारकोटक डायनेस्टी का विचार करें, ललितादित्य का विचार करें, ललितादित्य किंबा प्रतापादित्य का विचार करें तो ध्यान में आता है 36 वर्षों तक घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ एक ऐसा सम्राट है जो कश्मीर से, बल्कि त्रिविष्टक से यानी तिब्बत से लेकर के और केरल तक, पूर्वी बंगाल से लेकर के और ईरान तक एक महान साम्राज्य की स्थापना करता है।
एक शासन के अधीन महान साम्राज्य की स्थापना करता है। कुछ लोगों ने कहा ये राजतरंगिणी की एक कोरी गप्प है, इतिहास में तो ये प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं प्राप्त होता है? तो साक्ष्य नहीं प्राप्त है। संयोग से उन साक्ष्यों को अब स्वीकृति मिलने लगी है। मार्तंड मंदिर की वास्तुकला को, वास्तु रचना को नेशनल मॉन्यूमेंट सोसाइटी ने अपने लोगों का आधार बनाया है, क्योंकि एक अद्भुत वास्तु रचना का है। 6वीं शताब्दी के कालखंड में उतना बड़ा मंदिर, सूर्य का मंदिर निर्मित हो सके, इसकी कल्पना भी दुनिया में नहीं हो सकती थी। लेकिन वो करने वाला स्थान कश्मीर है। भारत की महान वास्तुशास्त्रीय परंपरा का, स्थापत्य की महान और वैज्ञानिक परंपरा का प्रारंभ होता हुआ कहीं से दिखाई देता है। मंदिर निर्माण की स्थापत्य वास्तु की प्रणाली का निर्माण कहीं से होता हुआ दिखाई देता है, तो वो श्रीनगर से हो रहा है, वो कश्मीर से हो रहा है। और इतना ही नहीं है, परिहासपुर में बौद्ध विहार की निर्मित करता है, चैत्य का निर्माण करता है, उसके भी खंडहर आज देखे जा सकते हैं, प्रमाण के तौर पर देखे जा सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा वो तो ठीक है, सिक्के क्यों नहीं मिलते हैं? अब इतना महान साम्राज्य जो है वो मिट्टी के सिक्के चलाने वाला नहीं था, सोने के सिक्के चला रहा होगा। और सोने के सिक्के तो राज परिवर्तन के साथ गला दिए जाते हैं, दुनिया में सर्वत्र ये बात। आज तो विक्टोरियन चांदी के सिक्के नहीं मिलते हैं, तो क्या विक्टोरिया एज नहीं था ऐसा मानेंगे? संयोग से सिक्के भी 1-2 मिल गए हैं, ललितादित्य किंबा प्रतापादित्य के नाम से। उस महान प्रतापादित्य के समय, ललितादित्य के समय, जिस अवदान की मैं चर्चा करना चाहता हूं वो महत्वपूर्ण है। इतिहास प्रमाण है, राजतरंगिणी स्पष्ट रूप से कहती है यह ललितादित्य जिस परंपरा में आता है वह परंपरा वैष्णव परंपरा है, लेकिन कश्मीर की मूल परंपरा शैव परंपरा है। ललितादित्य के कालखंड तक कश्मीर में शैव परंपरा लुप्त हो गई थी। जब कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मन को ललितादित्य ने युद्ध में पराजित किया, जिसके प्रमाण प्राप्त होते हैं, और अपने राज्य में समाहित किया, तो यशोवर्मन से बहुत सारी संधि की शर्तों में एक यह भी था कि हमें शैव दर्शन के कुछ विद्वान दीजिए। और ललितादित्य के प्रपितामह अत्रिगुप्त को, अभिनव गुप्त के प्रपितामह अत्रिगुप्त को ललितादित्य श्रीनगर लेकर के जाते हैं। वितस्ता के तट पर, झेलम के तट पर शैव मंदिर, शिव मंदिर की निर्मित करा करके चंद्रमौलीश्वर के मंदिर में एक आचार्य के रूप में अत्रिगुप्त को अभिषिक्त किया जाता है। यह शैव वैष्णव युद्ध का इतिहास लिखने वाले जो परंपरा थी, इस परंपरा को भी एक चाटा है, गंभीर चाटा है कि भारत के अंदर वैष्णवों ने शैवों का नाश किया, शैवों ने वैष्णवों का नाश किया। इस प्रकार के संघर्ष का इतिहास को एक चाटा है। उपासना पद्धति बदलने से भारत में जो सांस्कृतिक एकात्म है, उस एकात्म पर कोई प्रश्न नहीं उठता है, अपितु एक परंपरा दूसरी परंपरा के परिवर्धन के प्रयास करती रही है और सभी साथ साथ विकसित होती रही। तो शैव वैष्णव और बौद्ध, इन 3 परंपराओं को एक ही राजा संरक्षित करता है, विकसित करता है।
इस प्रकार की जो विशिष्ट भारतीय परंपरा है, इसका विकास इसका सिद्धांत कहीं से प्रतिपादित होता है और गढ़े गए भारत के निरर्थक आख्यानों को खंडित करता है तो वह कश्मीर करता है। अब कोई कह सकता है कि ठीक है, ये सब तो लिटरेरी है, कुछ ठोस ठोस बताओ, इससे क्या योगदान होता है। भारत में साइंस थी, टेक्नोलॉजी थी, ये सब कुछ था, तो ये साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह पे कुछ काम वाम हुआ है। तो एक पूरी दुनिया में चर्चा है कि दुनिया में सबसे पुरानी सर्जरी कहाँ की है? भारत की है, सुश्रुत। सुश्रुत के स्थान में संदेह, इस व्याख्यान के अंत तक मैं पहुंचूंगा तो बताऊंगा किस प्रकार से सुश्रुत का भी संबंध कश्मीर से है। लेकिन यह सर्जरी भारत सहित दुनिया को आज भी ज्ञात है। तो डल्हड़ की टीका के कारण से याद है, डल्हड़ न होते तो सुश्रुत संहिता न होती। भारतीय चिकित्सा विज्ञान में एक और अप्रतिम योगदान है। कुमारजीव का नाम चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार करने वाले व्यक्ति, आयुर्वेदज्ञ चिकित्सक, इस रूप में कुमारजीव का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म के 5-7 महान आचार्यों में से एक कुमारजीव माने जाते हैं। कुमारजीव का पालन पोषण, उनकी पढ़ाई लिखाई कश्मीर में हुई थी, यह इतिहास प्रमाण है। और यहाँ से वो बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करके चीन देश की ओर गए थे। ये भी एक अज्ञात तथ्य है जिस पर चर्चा नहीं हुई। भारत की संस्कृति में कश्मीर सर्वदा से ज्ञान विज्ञान के केंद्र के रूप में स्वीकृत रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण शंकराचार्य का खुद का जीवन है। संपूर्ण भारत की जीवन में 3 बार परिक्रमा करने वाले शंकराचार्य, देश में के 4 कोनों में अपना मठ स्थापित करने वाले शंकराचार्य, शारदा पीठ पर, जिसे सर्वज्ञ पीठ के रूप में जाना जाता है, उस पर अभिषिक्त होने वाले आचार्य हैं। यह अलग बात है, आज शंकराचार्य चोटी, सुलेमान चोटी हो गया है। कश्मीर के अवदान को तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक कश्मीर के इतिहास पर, कश्मीर के भूत पर 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी और उसके बाद की बड़ी चादर है। तो इस को देखते हुए, और सिर्फ इतना ही नहीं है, धर्म दर्शन के क्षेत्र में विचार करें तो भगवान शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत की जिसकी स्थापना की थी, उसकी परनिष्ठता, उसका चूड़ांत विकास तो सर्वज्ञ पीठ पर स्थापना के साथ प्राप्त होता है, मां शारदा की उपासना के साथ प्राप्त होता है। हाँ, अभी मां शारदा के पीठ को भारत के अधिकार में आना बाकी है। वह जम्मू कश्मीर का वह भाग, शारदा पीठ, अब भी पाकिस्तान आक्रांत है।
अदब मैं इन चीज़ों की चर्चा जम्मू कश्मीर नाऊ के मंच पर इसलिए कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर नाऊ के लोग नाऊ को तो समझने की कोशिशें बहुत करते रहते हैं, करते भी हैं, उसकी उपलब्ध सामग्रियों का विश्लेषण करते हैं, नैरेटिव को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक निरंतरता नहीं आती है तब तक कृत्रिम कश्मीर खड़ा होता है। देश में कश्मीरियत के नाम पर बहुत चीजें चली हुई हैं। कश्मीरियत और भारतीयता के बीच कोई अंतर नहीं है जब तक कि इसको नहीं स्थापित किया जाएगा, इस आख्यान को नहीं स्थापित किया जाएगा कि भारतीयता और कश्मीरियत दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। जो कश्मीरियत है वही भारतीयता है, जो भारतीयता है वही कश्मीरियत है। और कश्मीर न तो भारत कारवां से बना है, न तो भारत आक्रमणकारियों के आधार पर बना है, और न तो कश्मीर की निर्मित, कश्मीर का स्वरूप आक्रमणकारियों के आधार पर और बाहर से आए हुए लोगों के आधार पर निर्मित हुआ है। उपासना का क्षेत्र हो, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, सभ्यता का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में भारत के अंदर प्रथमता दुनिया को देने की जो क्षमता रही है, उस क्षमता के मूल उत्स की भूमि के रूप में वो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। ये वही धरती है जहां के पर्वत रत्न उगलते हैं। यह वही धरती है जहां महाराजा हरि सिंह के काल तक, जहां के गिरिवासी, वनवासी, आदिवासी अपने राज्य के कर के रूप में कश्मीर राज्य को सीधे सीधे स्वर्ण धूलिकण दिया करते थे। जहां की नदियों के धूल से सोना निकलता है, जहां के पत्थरों के चटकने से नीलम निकलता है। दुनिया में सर्वाधिक खनिज से संपन्न धरती और जिसका उपयोग दुनिया में सबसे पहले भारतीयों ने सीखा था, उस धरती का नाम कश्मीर है। महान भारत का, संपूर्ण भारतवर्ष का, भरतखंड का जो विहंगम चित्र, एक छत्र एक राज्य के अधीन आने वाला है, उसका केंद्र, उसका शक्ति केंद्र कश्मीर है। कश्मीर से वेदों की ऋचाओं की निष्पत्ति हुई है, अभिव्यंजना हुई है। कश्मीर से आगमों का प्रचार हुआ है। शैव आगमों की बात करें, वैष्णव आगमों की बात करें, शाक्त आगमों की बात करें, भारत की संपूर्ण धर्म दर्शन की परंपरा की मूल भूमि कश्मीर है। और प्रकृति जिस प्रकार से अपना संपूर्ण श्रृंगार करके उस जम्मू कश्मीर के 8 क्षेत्र में नदियों, पर्वतों, वनों के रूप में नर्तन करती है, उसकी निष्पत्ति को देखना हो तो संगीत और कला की भारतीय भूमि, उत्सव भूमि भारत में कश्मीर है। अभिनव भारती की चर्चा करें, नाट्यशास्त्र की चर्चा करें। भारत से अभिनव गुप्त तक के नाट्यशास्त्र के, संगीत शास्त्र के, कला शास्त्र के विकास की चर्चा करें, दुनिया को अभी भी अभिनव गुप्त के द्वारा प्रतिपादित सौंदर्य के सिद्धांत को आत्मसात करना बाकी है। जब मैं सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में भारतीयता की तलाश करता हूं तो मेरी नजरें आनंद कुमार स्वामी पर जाकर के टिकती हैं, और आनंद कुमार स्वामी के अध्ययन के रास्ते से अंततः वह आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, भट्टलोलट, कैयक, शंकुक, भट्टनायक, इन पर जाकर के टिकती है। जब इन पर जाकर के टिकती है तो कश्मीर की धरती पर 13वीं शताब्दी तक, जब तक दुर्दांत आक्रमणों के द्वारा कश्मीर के मूल स्वभाव को नष्ट नहीं किया गया था, जब तक तलवार के बल पर वहां की ज्ञान साधना को समाप्त करने की कोशिश नहीं की गई थी, तब तक का इतिहास देखते हैं तो कलाओं का इतिहास है, संस्कृति का इतिहास है, सभ्यता का इतिहास है। कला, संस्कृति और सभ्यता के इस इतिहास के रूप में, ज्ञान विज्ञान के इतिहास के रूप में, नक्षत्र विद्या के केंद्र के रूप में
दुनिया की छत लद्दाख और त्रिवेष्टप से लेकर के और नाभिक के रूप में माने जाने वाले उज्जैन तक, उज्जैन से रामेश्वर तक, ये जो शैव परंपरा के द्वारा समझने की कोशिशें की गई हैं, उनको जाना जाए। कश्मीर सिर्फ वैदिक परंपरा का केंद्र नहीं है। कश्मीर बौद्ध परंपरा का महनीय केंद्र है। हम बौद्ध धर्म के विकास के तमाम क्रमों को जब जानते हैं, बुद्ध के महानिर्वाण परिनिर्वाण प्राप्त करने के बाद तत्काल हुई बौद्ध संगीति से लेकर के 4 महान बौद्ध संगीतियों की, संघ के महान बैठकों की, भिक्षु संघ के जिन महान बैठकों की चर्चा चलती है, जिसमें त्रिपिटकों का स्वरूप और उनका पाठ विनिश्चय हुआ था, अंतिम रूप से चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में के कालखंड में, यानी पहली शताब्दी और पहली शताब्दी से थोड़ा पहले, इस कालखंड में जो संपन्न हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति है, जिसमें त्रिपिटकों का यह स्वरूप सामने आया, जिसमें अर्थ कथाओं का, अट्ठ कथाओं का, अर्थ कथाओं का यह स्वरूप सामने आया। इस प्रकार से कश्मीर है तो शैव दर्शन की परंपरा है, कश्मीर है तो वैष्णव दर्शन की परंपरा है, कश्मीर है तो भारत की त्रिक साधना परंपरा का है, तंत्र साधना की परंपरा का है, तंत्र दर्शन का है, शाक्त परंपरा का है, गाणपत्य दर्शन परंपरा का है। मार्तंड मंदिर को केंद्रित करते हुए जब देखते हैं तो शौर परंपरा का है। इसमें से कुछ लुप्त हो गई, कुछ जीवित हो गई हैं, लेकिन ये सब अपने निकष पर जब थी तो इनके विकास में कश्मीर की भूमिका, कश्मीर की अध्येताओं का एक महनीय योगदान है। इस योगदान की चर्चा करेंगे। अब मुझे लगता है कि एक 22 मिनट अपने पास समय है। उसकी चर्चा करेंगे। एक प्रश्न आया है श्री राजन खन्ना जी का, पीओके वापस लाने में आपका क्या सुझाव है? पीओके नहीं वापस ले आना है। पी को हटा करके पीओ जेके जो है उसे फिर जेके बनाना है। गिलगित बाल्टिस्तान में जहां कश्मीर नरेश का झंडा लहराया करता था ब्रितानी हुकूमत के समानांतर, वहां तिरंगा लहराना है, फिर से तिरंगा लहराना है। वो हमारा है, अपने कब्जे में लेना है। इसके 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि कश्मीर का जो भारत के पास बचा हुआ हिस्सा है, बड़ा हिस्सा नहीं है, 46% है, और सिर्फ पाकिस्तान के पास ही जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है। अभी तो अक्साई चीन का वो इलाका, एक बड़ा इलाका है जो चीन के कब्जे में भी है, उसको भी वापस लाना है। अभी ये वापस तो वही ले आएगा जिसमें ताकत होगी। ताकतवर भारतीय राष्ट्र बनाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। ताकतवर भारतीय राष्ट्र तभी बनेगा जब जम्मू कश्मीर ताकतवर होगा। जम्मू कश्मीर की स्थिति सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति है। सियाचिन हमने ले लिया है, गिलगिट लेना बाकी है। अटल जी की कविताओं में बार बार गिलगिट की चर्चा आती है। गिलगिट पुकार रहा है कि हमें आओ। अब यह कूटनीति से आएगा, भारतीयों के संकल्प से आएगा, भारत के प्रत्यक्ष युद्ध से आएगा, पाकिस्तान के टूटने और असफल होने से आएगा। पाकिस्तान आक्रांत पीओजेके का जो क्षेत्र है, उस पीओजेके की जनता की मांग पर आएगा।
बाल्टिस्तान के लोगों के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के द्वारा आएगा, ये तो आने वाले दिनों में का इतिहास तय करेगा, लेकिन आएगा जरूर। हम अपनी ही आंखों से पाकिस्तान ने भारत मां के आंचल के जो टुकड़े कब्जा में कर रखे हैं, उनको छूटता हुआ भारत मां के मुखमंडल पर गौरव का भाव स्थापित होता हुआ जो दाग लगाने की कोशिश आक्रांताओं ने की है, उसको समाप्त होता हुआ देखेंगे। इस बारे में भारत के अंदर किसी को भी संशय नहीं है, किसी भारतवासी को संशय नहीं है। जिनको संशय हुआ करता था या जिन्होंने संशय उत्पन्न किया है, भारत की महान जनता ने उसको खारिज कर दिया है, उन सब को खारिज कर दिया है। भारत की महान जनता ने इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न की है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अविभाज्य और एकात्म भाग है, इसकी स्वीकृति सबको करनी ही पड़ रही है। और ये स्वीकृति के दिन आए हैं तो ये वास्तविकता में बदले हुए भी दिन आएंगे, और जो भूभाग चीन के कब्जे में है, पाकिस्तान के कब्जे में है, वो वापस आएगा। क्योंकि कश्मीर माँ भगवती का, भारत माँ का मुख है, और ये जो केसर है उसका चंदन है। शंकराचार्य प्रार्थना करते हैं देवी की, तो कहते हैं ललाटे विलसती काश्मीरम, जिसके ललाट पर केसर विलसित है। भारत के ललाट पर केसर विलसित है। एक और प्रश्न है, मुझे लगता है इसको ले लेना चाहिए, थोड़ी चर्चा करनी चाहिए इस पर भी। एक बाद के दिनों में एक नरेटिव डेवलप हुआ कि ये तो जो मुसलमान आए और मुसलमानों के आने के बाद उनका शैव दर्शन के साथ जो संवाद हुआ, जो संघात हुआ, और उसके आधार पर सूफीज्म की जो धारा विकसित हुई थी, वह धारा कश्मीर की विशिष्टता है, कश्मीर की पहचान है। निश्चित रूप से सूफीज्म की एक धारा कश्मीर में भी विकसित हुई थी, लेकिन उसको एकमात्र धारा के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। वहां भी सूफीवाद की दो धाराएं हैं। एक में नंदरिसी आते हैं, सूफी संत नूरुद्दीन आते हैं, लल्लेश्वरी आती है, जो लल्लेश्वरी भी है और लालदेव भी है, जो नूरुद्दीन भी है, नंद ऋषि भी है, जो सूफी भी है और ऋषि भी है, और भारत की ऋषि परंपरा का होने का जो गौरव गान करता है, वो भारतीय दृष्टि से रहस्यवादी साधना का एक विकास तो माना जा सकता है। लेकिन सूफीज्म के नाम पर वहां पर जो धर्मांतरण हुआ है, जो जीवन प्रणाली परिवर्तित करने की कोशिश की गई है, वहां के मूल लोगों की सोच को बदलने की कोशिश की गई है, उस सूफीवाद का केवल कश्मीर में नहीं संपूर्ण भारत में दुष्परिणाम आया है। That Sufism is used as a soft tool of the conversion। और सूफीवाद की उस धारा को भारत में धर्मांतरण के साधन के रूप में प्रयुक्त तो किया जाता है, लेकिन इस्लाम में उसे सही इस्लाम नहीं माना जाता। ये जानने के बाद हम सूफीवाद के बारे में विचार करेंगे तो बात समझ में आएगी। इसमें इस्लामी टेनेंट्स जितने कम होंगे, शैव चिंतन की छाप जितनी गहरी होगी, यह मानव कल्याण के लिए उतना ही उपयोगी और उपादेय होगा। जितना इस्लाम बढ़ता जाएगा, उतना ही यह इस्लामिक इंटरनेशनल ब्रदरहुड का एक साधन बनेगा, जिसमें इस्लाम को छोड़ करके किसी के भ्रातृत्व की संभावना नहीं है। और वही कश्मीर की समस्या थी। उसी ने कश्मीर को अलग थलग किया था। इसलिए एक ऐसा प्रश्न है जिस प्रश्न पर हमको कई दृष्टियों से विचार करना है।
मैं सामान्य श्रोताओं की दृष्टि से उन समानताओं की चर्चा यहाँ सूफीवाद की और शैव चिंतन की क्या है उसकी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात तो है, दोनों इस संसार को सत्य मानते हैं। दो देयर इज डिफरेंस, एक ईश्वर की रचना मानता है इस संसार को, एक मानता है खल खुदा का, मुल्क बादशाह का। एक यह मानता है कि यह मैनिफेस्टेशन ऑफ द रियलिटी है, ये सत्य की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति असत्य नहीं हो सकता है, लेकिन जो अभिव्यक्ति है वह उस रूप में सत्य भी नहीं है। तो एक प्रवाही नित्यता और नित्य, इन दोनों के बीच संवाद की प्रणाली है। एक प्रकाश किरण से प्रकाश पुंज तक जाने की व्यवस्था है, और एक मनुष्य के यत्ता को, मनुष्य की गरिमा को दरकिनार करते हुए उसके बावनेपन को दिखाने की प्रणाली है। दोनों मिल करके चलते हैं तो एक विनम्र महान मनुष्य की निर्मित होती है। दोनों में अगर बावनेपन का तत्व प्रभावी हो तो होता है, तो वो अंततः सब कुछ के होते हुए भी एक प्रकार की कठोरता का निर्मित करता है, भय की कठोरता की निर्मित करता है। इसलिए ये प्रश्न ऐसा है कि जिस पर अलग से कुछ चर्चा हो, समय मिले तो किया जाए। लेकिन दूसरा एक प्रश्न और लेना चाहूंगा। एक प्रश्न करण शर्मा जी का आया हुआ है, हिंदू धर्मांतरण के क्या कारण थे? धर्मांतरण का तो पूरी दुनिया में एक ही कारण है, वो या तो तलवार के बल पर होता है या लालच के बल पर होता है। कश्मीर के अंदर तलवार के बल पर धर्मांतरण का इतिहास ज्यादा गंभीर है, ज्यादा दारुण है। कश्मीर में इस्लाम वस्तुतः उसी समय से अपनी घुसपैठ करने लगा था जब मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पर आक्रमण किया था। उसी कालखंड में एक दूसरे रास्ते से भारत कश्मीर के अंदर भी इस्लाम घुसने लगा था। एक किताब आई है, मैं चाहूँगा कि जो भी कश्मीर में इसको समझना चाहते हैं, के.एल. पंडिता ने उसका अनुवाद किया है, फारसी से किताब अनुदित हुई है, ताजी ही आई है, हिस्ट्री ऑफ बहारिस्तान, स्वर्ग भूमि का इतिहास। जिसमें 57-58 मंदिरों के विध्वंस और इस्लामी यातना का घाटी में जो नग्न तांडव हुआ था उसका लेखा जोखा है। और हमारा नहीं, उन्हीं का लिखा हुआ है। सट हुए नैरेटिव के आधार पर नहीं, थोड़ा तथ्यों पर जाकर के जब हम देखते हैं तब समझ में आएगा कि आक्रमणकारी, और सभी मुसलमान बाहर से आए हुए हैं, आक्रमणकारी हैं। जैसा भारत में नहीं है वैसा कश्मीर में भी नहीं है। और जो मुसलमान आक्रमणकारी नहीं थे, विदेशी मूल के नहीं हैं, उनकी परिस्थितियां भी उतनी ही दारुण हैं, कश्मीर में रही हैं। अब उनको आशा की किरण दिखाई देने लगी है। वो गुज्जर होगा, बकरवाल होगा, जिनकी परंपराएं आज भी हिंदी है, गुलाम चिश्ती होगा, जिनकी परंपराएं आज भी कश्मीर की हिंदू परंपरा के नज़दीक हैं। वो बहुसंख्यक लद्दाख के इलाके में रहने वाला सिया होगा, जिसकी परंपराएं आज भी वहाँ से जुड़ी हुई हैं। उन सब को
जिनको ये विश्वास था कि संस्कृति नहीं बदलती है उपासना पद्धति से बदलने से, उन सबको यातना का लंबा दौर झेलना पड़ा है। मुझे विश्वास है यातना का ये दौर बदलेगा, नई परिस्थितियां, नया स्वरूप, नव विहान। जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में हुआ है, ये सूर्योदय प्रकाश भी लाएगा, ऊष्मा भी लाएगा, ऊर्जा भी लाएगा, ताकत लाएगा, और सुदूर गिलगित बाल्टिस्तान तक भारत भूमि के माँ के आंचल का एक एक टुकड़ा वापस आएगा। रोहित सलोत्रा जी का प्रश्न, शांति के लिए कुछ बिंदुओं की चर्चा कीजिए। यह प्रश्न भटकाने वाला है। शांति तो सिर्फ इस बात पर हो सकती है कि सब स्वीकार करें कि जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। इस स्वीकृति के बाद अशांति के लिए कोई जगह नहीं है। सब यह मान लें कि यह कारवे से बना हुआ देश नहीं है। इस देश की परंपराएं, इस देश के लोग हजारों हजार वर्ष से यहीं पैदा हुए हैं और यहीं के हैं और यहीं रहेंगे। यह मान ले कि राष्ट्र प्रथम है, तो राष्ट्र क्या संविधान, राष्ट्र का विधान, राष्ट्र के लोग, ये सब एक हैं। शांति तो इसी पर होती है। अशांति तो वो फैलाते हैं जो तोड़ना चाहते हैं, जो जोड़ना चाहते हैं वो अशांति नहीं फैलाते। इसलिए शांति का एक ही बिंदु है कि भारत, इंडिया फर्स्ट स्वीकार कर लिया जाए। भारत प्रथम है, हम भारतवासी प्रथम हैं। उसके बाद हम कश्मीरी हैं, बंगाली हैं, गुजराती हैं, मराठी हैं, तमिल हैं, तेलुगु हैं। भारत एक है, भारत माता एक है। विविध रूप रंगों वाले हम उनके बेटे हैं, विभिन्न प्रकार की बोलियों को बोलने वाले हम बेटे हैं। यह स्वीकृति ही भारत के अंदर शांति की गारंटी है। अन्यथा कृत्रिम शांति नहीं होती है। शांति अंदर से उपजती है। शांति दूसरों पर विश्वास के साथ उपजती है। शांति कुछ न कुछ ऐसा कामन खोजती है जिसको आप स्वीकृत करो। और शांति के बिंदुओं की चर्चा, दुनिया में जो युद्ध चल रहा है उसमें सब जगह यही खड़े हो रहे हैं, आखिर दुनिया भर में यह लड़ाई क्यों चल रही है। भारत से पश्चिम बहुत दूर तक केवल युद्ध ही है, और भारत के उस पश्चिम उत्तर के भाग पर कश्मीर की जो अवस्थिति है, उस क्षेत्र के चल रहे युद्धों का असर, आपसी संघर्ष का असर, हिंसा का असर कश्मीर की भूमि पर पड़ रहा है। इसलिए शांति के सूत्र अगर कश्मीर के तलाशने हैं तो संपूर्ण पश्चिम एशिया, मध्य एशिया में शांति के सूत्र तलाशने पड़ेंगे। और यह तभी होगा जब भारत मजबूत होकर के, एक होकर के उभरेगा। भारत के सिवाय, भारत की मजबूती के सिवाय, भारत की एकता और अखंडता के सिवाय शांति की गारंटी कहीं नहीं है। वी आर दी ओनली गारंटी। प्रदीप मिश्र पूछ रहे हैं, हमारे शास्त्रों में जिस जम्बू द्वीप की चर्चा है वो क्या वर्तमान में जम्मू है? नहीं, जिस जम्मू द्वीप की नहीं है, जम्बू द्वीप की है। जम्बू फल का नाम है, जामुन फल को जम्बू कहते हैं। वह महाद्वीप जिसमें जामुन का पेड़ होता है, और ये जामुन एशिया महाद्वीप में होता है। उस जम्बू द्वीप में भरतखंड है, भरतखंड में
भारतवर्ष है, भारतवर्ष में आर्यावर्त है, इस प्रकार की एक ज्योग्राफी है। यह धरती सप्तद्वीपा है, 7 द्वीप है। अभी तो अनंत द्वीपों वाली ये धरती हो गई, ये महाद्वीप 7 बचे हैं। लेकिन जब द्वीप शब्द का शास्त्रों में प्रयोग है तो सप्तद्वीपा धरती है, उसमें यह जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप का जो भरतखंड है, भरतखंड वही है जिस पर ललितादित्य का शासन था, जो खासी हिल से प्रारंभ होता है और ईरान तक जाता है, वो भरतखंड है। उसमें भारतवर्ष है जो हिंदुकुश से प्रारंभ होता है और खासी हिल्स तक जाता है। उस भरतखंड में आर्यावर्त है, दक्षिणावर्त है और काश्मीर मंडल है। तो भारतवर्ष एक ऐसी भौगोलिक रचना है जिस भौगोलिक रचना में भौगोलिक कारणों से, जलवायु के कारण से, भूमि पर्वत पहाड़ों नदियों के भेद से कश्मीर मंडल नाम का एक क्षेत्र निर्मित होता है, जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान का ये इलाका आता है। यही सप्त सिंधु प्रदेश है, 7 नदियों का यह जो क्षेत्र है। नहीं तो जम्बूद्वीप बहुत छोटा हो जाएगा, भारतवर्ष हम लोगों का गांव हो जाएगा। एक दो सवाल और ले सकते हैं। देखिए, पहला जो साम्राज्य स्थापित किया कश्मीर में विकास जी, वह शाहमीर साम्राज्य, शाहमीर है। शाहमीर आक्रमणकारी है और उसने शाहमीर डायनेस्टी भी स्थापित की। और ये डायनेस्टी 1339 में पहली बार कश्मीर में इस्लामी शासन आया और 1586 तक शाहमीर डायनेस्टी का शासन रहा। 1586 से लेकर के 1751 तक मुगल डायनेस्टी का शासन रहा। 1751 से लेकर के 1819 तक अफगान शासन रहा। 1819 से 1846 तक महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य था और 1846 के बाद वह जम्मू कश्मीर एक अलग प्रांत के रूप में, एक अलग राज्य के रूप में महाराजा गुलाब सिंह ने डोगरा साम्राज्य की स्थापना की थी, जो 1947 तक चला है। अमृता वर्मा जी का एक सवाल है, उस सवाल का उत्तर मैंने दिया है। देयर इज नो नीड ऑफ रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन इज नॉट द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग। वी ऑलवेज रिफॉर्म, वी ऑलवेज मैनिफेस्ट, वी ऑलवेज इनलाइट द आइडियाज, द फिलोसफी, द वे ऑफ लाइफ। रेडिकलाइजेशन ऑलवेज लीड्स टू द फंडामेंटलिज्म। Radicalization always leads to the materialism. Radicalization always leads to the struggle. So that there is no need of radicalization. Kashmir is the source of Hindu culture, Aryan culture, Indian culture, the culture, the way of life of the Bharat Bhumi, Bharat land, and just revisiting in our history, just reorienting our history is the only way to know the reality of the India. Knowing Kashmir is not knowing the history of the Kashmir only, but knowing the history of the culture and
contribution of the Kashmir is knowing the glory of the India, the ancient India. This I want to say, this I want to submit. Bharat and Kashmir, the understanding Kashmir with this dichotomy is not true way of understanding Kashmir. So, a reorientation, rewriting, reinterpretation and revisiting into the history is the way by which, adopting that way, we can create a new India, create a change India based on our ancient foundation, rooted in the past, footed in present and projected in future. This is the only way. मनोज कुमार त्रिपाठी जी ने कुछ यह कहा है कि सरकारें इतिहास को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं कर रही है। भी इतिहास की बात हो गई, ये बीते दिनों की बात हो गई। ललितादित्य जैसे विस्मृत महान साम्राज्य को, फॉरगेटन ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ इंडिया को आज स्वीकृति मिली है। मैंने चर्चा भी की थी कि जो मार्तंड मंदिर है वो नेशनल मॉन्यूमेंट मिशन की पहचान बना है, का चिन्ह स्वीकृत हुआ है। कश्मीर के इतिहास को और संपूर्ण भारत के इतिहास को भारत के चैतन्य के प्रकाश में, भारत के गौरव के प्रकाश में देखने, अध्ययन करने और शोध करने के नई प्रतिस्थापनाओं के साथ, नवीन दृष्टि के साथ लिखने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। कोई सरकार जब इतिहास बनाती है तो दूसरी सरकार बदलती है। इतिहास वो होता है जो वहाँ का जन लिखता है, इतिहास वो होता है जो वहाँ का जन स्वीकार करता है। जन की स्वीकृति के बिना इतिहास नहीं होता है और जन की निर्मित के बिना इतिहास नहीं होता। जन के योगदान के बिना न तो इतिहास बनता है, न जन के योगदान के बिना न तो इतिहास लिखा जाता है। इसलिए इस दृष्टि से सरकारों की ओर तब भी देखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन लोगों ने देखा और अब भी देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी सरकार भी इस दिशा में ठीक प्रयास कर रही है, भारत के गौरव को ठीक ढंग से प्रस्तुत किया है कि इतिहास तो यश और कीर्ति का होता है, इतिहास तो पराक्रम का होता है, इतिहास तो त्याग और बलिदान का होता है। लूट मार, आक्रमण और हिंसा का इतिहास नहीं होता है। भारत के इतिहास को लूट मार, हिंसा के इतिहास से बदल करके इसे गौरव के, इसे पराक्रम के, इसे मनुष्य जाति के कल्याण के इतिहास के रूप में परिवर्तित करने का काम अब प्रारंभ हुआ है। जल्दी ही ये सबको अनुभूत होने लगेगा। ये एक सवाल है, व्हाट इज योर टेक ऑन हरि सिंह? डिड ही डिलेड एक्सेशन और नॉट? महाराजा हरि सिंह एक्सेशन करने वाले अंतिम आदमी थे क्या? महाराजा हरि सिंह के बाद एक्सेशन नहीं हुआ है क्या? क्या अंतिम तिथि बीत गई थी एक्सेशन की? इन सब का उत्तर है नहीं। और अगर इन सब का उत्तर नहीं है तो महाराजा हरि सिंह ने कोई गलती नहीं की। 26 अक्टूबर 1948 को उन्होंने एक्सेशन के कागज पर दस्तखत किए थे। निःशर्त था, कोई शर्त नहीं थी। जिस प्रक्रिया से उसके पूर्ववर्तियों ने किया था और महाराजा हरि सिंह के बाद के तमाम रियासतों ने किया था, प्रक्रिया वही थी। दोषी तो वो हैं जिन्होंने इसको प्रश्नों के दायरे में डाला। महाराजा हरि सिंह
भारत के प्रति संपूर्णतः समर्पित थे। उनकी स्पष्ट दृष्टि थी। अन्यथा उस समय के कश्मीर की अगर हकीकत मालूम होती तो यह सवाल ही नहीं उठता। लाहौर पाकिस्तान में चला गया था, जम्मू से श्रीनगर जाने का कोई रास्ता नहीं था। श्रीनगर जाने के रास्ते लाहौर होकर के जाते थे। पाकिस्तान आक्रमण कर रहा था जम्मू कश्मीर पर। सारे रास्तों पर पाकिस्तानी सेना का और पाकिस्तान के द्वारा सेना के माध्यम से खड़े किए गए गुरिल्ला दलों का, फिदाइनों का, रजाकारों का कब्जा था। अतः यदि सैनिक कार्रवाई के दबाव में भी आना होता तो महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान के साथ गए होते। इन सब का सामना करते हुए महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ अपना निःशर्त विलय पत्र हस्ताक्षरित किया और भारत की तत्कालीन सरकार के प्रमुख लोगों ने, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री और तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन, इन्होंने इसको विवादों में डाला। यह वास्तविक इतिहास है। 70 वर्ष में इस कहानी को सामने नहीं लाया गया। मुझे लगता है कि कश्मीर ने भारत के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर दिया है। 370 के विभाजक उपबंधों के विलयन के बाद संपूर्ण भारत में एक विश्वास का, एक आस्था का, एक उत्साह का वातावरण बना है। अपने आप वक्त इसका उत्तर दे देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्ते।